जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए ग्रुप E1 बायोलॉजी की क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट कर दी गई हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर जा करके मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 129 रुपये है। चलिए, उन्हीं क्लासेस की कड़ी में हमने स्टार्ट किया था कोशिका। तो कोशिका से संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे थे, जिसमें कि पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। कई सारे छात्रों का यह रिक्वेस्ट था कि सर चैप्टर वाइज करवाइए। तो सबसे पहले शुरुआत आपकी कोशिका से ही होती है, ठीक है। तो पहला पार्ट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सभी लोग जानते हैं कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है, जिसको कि ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, तथा जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम लोग SER कह देते हैं। अब यहां पर देखिएगा, RER क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी सतह के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं। अर्थात ये क्या हो जाती हैं? खुरदुरी हो जाती हैं। राइबोसोम के अटैच्ड होने के कारण ये खुरदुरी हो जाती हैं और इसलिए इन्हें खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं वे कैसे कहलाते हैं? तो वे SER कहलाते हैं। स्मूथ या फिर कह लीजिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। अब यहां पर पूछा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं। तो सभी लोगों के पास चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ऑप्शन ए है मैकेनिकल स्पॉट, बी ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन उत्पादन, सी ऑप्शन आप सभी का है ट्रांसलोकेशन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। यानी कि ऊपर जितने भी कार्य दिए गए हैं सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। तो चलिए बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह अंतःप्रद्रव्य जालिका का आविष्कार KR पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1945 ईस्वी में किया था। कब किया था? KR पोर्टर ने सन 1945 ईस्वी में किया था। और मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि यह दो प्रकार की होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER तथा दूसरा कणिका में या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। तो यहां पर आपने दो चीज देखा कि पहला तो आविष्कार किसने किया था? KR पोर्टर ने 1945 ईस्वी में किया था। ये सारी बातें आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए और उसमें नोट करते हुए चलिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आविष्कार KR पोर्टर ने 1945 ईस्वी में किया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिनमें राइबोसोम अटैच नहीं होती हैं जिनकी सतह पर, और दूसरा कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें क्या होती है? इनकी सतहों पर राइबोसोम अटैच्ड होती हैं। अब यदि बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों की, तो इनका प्रमुख कार्य जो है कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को मैकेनिकल शक्ति प्रदान करना यानी मैकेनिकल स्पॉट, और केंद्रक द्रव्य एवं कोशा द्रव्य में स्थित विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण। केंद्रक द्रव्य कह सकते हैं और कोशा द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशा द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में स्थित विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन, और लाइपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन का उत्पादन आदि करना है। तो लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन उत्पादन। तो आपको
समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल स्पॉट का भी काम करती हैं, लाइपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन उत्पादन भी करती हैं, ट्रांसलोकेशन का भी काम करती हैं। अतः यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए, थोड़ा सा टाइम हमने इस प्रश्न पर लिया, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण था तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो बिल्कुल यस लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया फ्लेमिंग के द्वारा, फ्लूडी के द्वारा, पोर्टर के द्वारा या फिर सिबांडा के द्वारा। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्टर के द्वारा 1945 में खोज किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, किसकी सतह पर? चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, नाभिक या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस की सतह पर, या फिर हरित लवक की सतह पर। तो प्रोटीन निर्माण आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। और जिस एंडोप्लाज्मिक की सतह पर, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतहों पर राइबोसोम अटैच्ड होंगे, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी हो जाएगी? खुरदुरी हो जाएगी। अतः यहां पर आप सभी का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर प्रोटीन का निर्माण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। सारे प्रश्न आपको समझा करके जाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए, प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। पूछा क्या गया है? पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। अब प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड आपको जानकारी यह है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। और यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि पादप कोशिका में, या फिर कह सकते हैं कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए प्लांट सेल इज, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहां होता है? मान लीजिए कि कोई सेल है जो कि प्लांट सेल है, तो इसकी सेल में कहां पर प्रोटीन बनेगा? गाल्जी बॉडी में बनेगा, लाइसोसोम में बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, या फिर राइबोसोम में बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, राइबोसोम में बनेगा। अब यहीं पर यदि जंतु कोशिका पूछता तब भी राइबोसोम, और यदि कोशिका, पादप कोशिका या जंतु कोशिका कुछ भी नहीं पूछता, केवल पूछता प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, तो भी आपका राइबोसोम यहां पर राइट आंसर हो जाता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा क्या गया है? निम्न में से कौन से भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल किस पार्ट में पाया जाएगा? आप सभी को बताना है जेनेटिक मटेरियल किस पार्ट में पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन, ए ऑप्शन इज द न्यूक्लियस, बी ऑप्शन इज द लाइसोसोम, सी ऑप्शन इज द राइबोसोम, और ऑप्शन नंबर डी आप सभी का है अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर आप लोग हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स करके पढ़िए, तभी आप समझ पे आपको आएगा सारी चीज। क्योंकि कभी कभी टर्म क्या करता है, इंग्लिश वाला हिंदी में लिख देता है। जैसे देखिए यहां मैंने अंतःप्रद्रव्य जालिका लिख दिया है, तो ये तो ठीक है, हिंदी में आपका हो गया। लेकिन यहां पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधा सीधा लिख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिएगा, प्रश्न था निम्न में से कौन से भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस में। चलिए, प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। एक्रोसोम बना होता है। देखिए 4 विकल्प इसके लिए है। ए ऑप्शन है गाल्जी काय का, बी ऑप्शन है सेंट्रियोल का, सी ऑप्शन है राइबोसोम का, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अब इस प्रश्न को करने से पहले आइए समझते हैं कि ये एक्रोसोम है क्या। तो एक्रोसोम क्या है कि ये जंतुओं के स्पर्म के अग्रभाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे
रहे हैं, जिसमें अंड कोशिका की कलाओं को भेदने से संबंधित एंजाइम होते हैं और एंजाइम होने के कारण ये ओवम को भेद कर जाता है और फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है। तो स्पर्म जब जाता है ओवम को भेद करके तो किसकी सहायता से भेदता है? तो ये एक्रोसोम की सहायता से भेदता है। अब ये एक्रोसोम भैया बना किसका होता है? तो मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडीज, शॉर्ट फॉर्म में जीबी लिख लेते हैं। तो ये गोल्जी काय का बना होता है। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई साहब, आ चुके हैं 7वें प्रश्न पर और थोड़ा सा ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है? इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम से संबंधित एक प्रश्न आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन सा है? तो राइबोसोम है। लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा गया है कि यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो देखिए यस जो है ये स्वेडबर्ग इकाई को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब आप लोग यहां पर कंफ्यूज हुए कि यहां पर यस ही लिखा है। अब देखिए अगर यहां पर 70S लिख करके पूछता तब तो आप प्रोकैरियोटिक लगाते, वहीं पर अगर आपसे यहां पर 80S लिख करके पूछता तब आप यूकैरियोटिक लगाते। अगर ना तो 70S ना तो 80S लिखा है यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में। चलिए आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा घुमा करके दिया गया था। चलिए भाई अब हम सभी लोग 8वें प्रश्न पर आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा आरएनए है? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीआरएनए हो जाएगा। वहीं पर यदि बात करें सबसे बड़े आरएनए की तो सबसे बड़ा आरएनए जो होता है वो एमआरएनए होता है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा था? सबसे छोटा आरएनए, यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है, जबकि अगर सबसे बड़ा पूछता तब आप ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट लगाते। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है। पूछा गया है एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं एटीपी का उत्पादन करके, तापमान बढ़ा करके, सक्रियण ऊर्जा को घटा करके या अनुकूलतम पीएच दे करके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को सक्रियण ऊर्जा को घटा करके बढ़ाते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10वां स्क्रीन पर आप सभी के है। पूछा क्या गया है? लाइसोसोम में अधिक मात्रा होती है किसकी? पॉलीराइबोसोम की, डीएनए लाइगेज की, या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की, या फिर ऑप्शन डी है लिपिड तथा प्रोटीन की। चलिए भाई इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करिए। तो चलिए बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम में विभिन्न प्रकृति के लगभग 30 से 35 जल अपघटनीय विकर को अंग्रेजी में एंजाइम कहते हैं, जल अपघटनीय को अंग्रेजी में हाइड्रोलिटिक कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, या फिर इसी को अगर ऑप्शन में हाइड्रोलेजेज दिया होता तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज के इस क्लास में 10 प्रश्न थे। अगली कक्षाओं से क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको इन सारे प्रश्नों में से कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो या फिर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप सभी लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर आप लोग अपने डाउट भेज सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।